नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बड़ी खबर देंगे। मुंबई दौरे पर आज सीएम भजनलाल रहेंगे। जैन समाज के लीडर्स के साथ उनका संवाद रहने वाला है। 10:30 बजे होटल ट्राइडेंट में संवाद वो करेंगे। तो बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल औरंगाबाद के दौरे पे थे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की थी। तो वहीं महाराष्ट्र का दौरा है। आज होटल हाइड्रेट में संवाद करेंगे। सुबह 11:30 बजे राजस्थानी मीडिया के साथ भी संवाद का कार्यक्रम है। फिर उसके बाद 1 बजे लगभग दोपहर में प्रवासी प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे। मैक्सिस मॉल में आयोजित ये सम्मेलन हो रहा है, जहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। फिर उसके बाद शाम का भी कार्यक्रम है। शाम करीब 5:30 बजे प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में भी जाएंगे। तो आज जैन समाज से लेकर प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात का जो समय निकाला है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, वो आपको शेयर कर रहे हैं। बताते चले कि सुबह से ही इनका शेड्यूल आज का बिल्कुल व्यस्त है। महाराष्ट्र दौरे पर है और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी की जाएगी। वहीं सीएम ने अपने मुंबई दौरे पर राजस्थानी प्रवासियों से भी मुलाकात की। इस दौरान न्यूज 18 राजस्थान से बात करते हुए सीएम भजनलाल ने कहा कि देश की जनता एक बार फिर मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और लोगों को पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा है। प्रवासी राजस्थानियों में कहा जा सकता है कि एक जो उत्साह है वो देख सकते हैं आप कि मुंबई में किस कदर जो प्रवासी राजस्थानी हैं वो उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो स्वागत अभिनंदन है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर जो स्वागत अभिनंदन जो यहाँ पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, सर प्रवासी राजस्थानियों में जिस कदर से सर उत्साह है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सर प्रवासी राजस्थानियों में आपके प्रति जो उत्साह है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आप देख रहे हो ये सभी हमारे प्रवासी भाई राजस्थान में हमारी जड़ों से जुड़े हुए ऐसे कार्यकर्ता हैं। और आज आप देख रहे हो मुंबई में जितना बड़ा उन्होंने स्वागत और सत्कार किया है, मैं दिल की गहराइयों से सभी प्रवासी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन करता हूं। उनमें जितना उत्साह और उमंग है और वो तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनको प्रधानमंत्री बनाने की जो उनके अंदर ललक है, मैं कह सकता हूं ये हमारे प्रवासी भाई महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को लेते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। सर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अभी आप एक स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कार्यकर्ता के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में इसी तरीके से आप प्रचार करा करते थे। देखो, पार्टी का काम है, पार्टी जो काम के लिए कहती है निश्चित रूप से मैं वो काम करता हूं। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, सभी के बीच में जा रहा हूं और मैं कह सकता हूं इस बात को कि देश के लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो उन्होंने किया है, क्योंकि उनको विश्वास है कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो करते हैं। जनता को, पूरी देश की जनता को ये विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और वो विश्वास ही काम कर रहा है। और विश्वास के साथ जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। प्रवासियों को आपसे बड़ी उम्मीद है, बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं पूरे देश भर के प्रवासी। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रवासियों ने हमसे उम्मीद लगाई है, उस उम्मीद को ये हमारी राजस्थान की सरकार निश्चित रूप से पूरा करेगी और आने वाला समय जो उनकी मांग है उनको पूरा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे, जिनको लेकर लोगों में उत्साह देखा जा सकता है कि जो प्रवासी राजस्थानी हैं वो किस कदर कहा जा सकता है कि यहाँ पर बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। बड़ी गर्मजोशी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यहाँ पर स्वागत किया गया है। चलिए प्रतापगढ़ से बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चले कि पौष कॉलोनी में आग लग गई है। टेंट हाउस के गोदाम में ये भीषण आग लगी बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची दमकल की ये 3 गाड़ियां, आग ने लिया विकराल रूप। मंदसौर, नीमच और छोटी सादुड़ी से बुलाई गई फायर ब्रिगेड।
टेंट गोदाम में रखे हैं गैस के सिलेंडर। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ है। मौके पर भारी भीड़ लोगों की जुट गई। तो पॉश कॉलोनी में ये आग लगी है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टेंट गोदाम बताया जा रहा है जहां पर आग लगी है। कई जगह से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां मौजूद रही। काफी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया। सूचना पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची। प्रतापगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं। मंदसौर, नीमच और छोटी सादरी से फायर ब्रिगेड बुलाई गई है। टेंट गोदाम में ये आग लगी है। फिलहाल गैस सिलेंडर वहां पर रखा हुआ था, इसलिए आग ने और विकराल रूप धारण कर लिया और आग अपने आप को और बढ़ाता चला गया। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फोर्टिस अस्पताल के 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने यह बताया कि जवाहर सर्किल थाना पुलिस मुकदमा संख्या 319 धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में किडनी ट्रांसप्लांट मामले में वांछित फोर्टिस अस्पताल के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी और यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पुलिस के आला अधिकारी दोनों डॉक्टरों से अब पूछताछ कर रहे हैं। ट्रांसप्लांट के मामले में फोर्टिस अस्पताल में आज फिर से जयपुर की डीसीपी ईस्ट की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीसीपी ईस्ट की टीम ने फोर्टिस अस्पताल से 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें जो है डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस अस्पताल में, और दूसरे डॉक्टर का नाम है डॉक्टर संदीप गुप्ता जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस अस्पताल मालवीय नगर में। जो इलाके के डीसीपी हैं दिंगत आनंद, उनकी टीम में, उनके निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई को इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है। दोनों जो गिरफ्तार डॉक्टर्स हैं वो लंबे समय से फोर्टिस अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे थे और किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में वो अंग तस्करों से जुड़ी हुई जो गैंग है उसके साथ में जुड़े हुए थे और मिलकर के अंग तस्करी जैसे काम को, जघन्य अपराध को वो यहां पर अंजाम दे रहे थे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18। गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि बीजेपी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि 75 साल पूरा होने पर नेता रिटायर हो जाएंगे। इसी पर देखें रिपोर्ट। जेल से निकले तो उम्र पर अटके। इंडिया गठबंधन मुद्दों को तलाशते तलाशते जिस नायाब चीज को ढूंढ कर लाई है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र। अंतरिम जमानत पर जेल से छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये नया सियासी शिगुफा है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का ये नया सियासी तराना है। दिल्ली टू हैदराबाद इंडिया गठबंधन अब नहीं कर पा रहा अपनी बात। नहीं मिल रही आम आदमी गरीबों के लिए कल्याण की कोई बात, तो पूछ रहे हैं बताएं मोदी 75 साल की उम्र पूरी करेंगे तो छोड़ देंगे तख्त और ताज। जवाब गृह मंत्री अमित शाह से सुनिए। अरे भाई, पहले मूल क्यों ऐसा बोले हैं कि 75 के बाद मोदी जी को बदलेंगे? वो तय हो चुका है, नहीं बदलना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल नहीं अगले साल यानी 2025 में 17 सितंबर को अपनी उम्र की डायमंड जुबली मनाएंगे। सीएम केजरीवाल के दिमाग में यह सवाल कहां से आया कि 75 साल की उम्र के बाद पीएम मोदी प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे? तो ये रिसर्च का विषय है, लेकिन कहां इंडिया गठबंधन केजरीवाल की अंतरिम जमानत के बाद मुद्दे पर बीजेपी के शिकस्त का प्लान तैयार कर रही थी? कहां केजरीवाल उम्र पर ही अटक गए? सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा। 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। केजरीवाल की नजर सिर्फ पीएम मोदी के रिटायरमेंट की उम्र पर नहीं है, बल्कि उनकी आंखों में बीजेपी का भविष्य भी दिख रहा है। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे,
मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मोदी ने देश को गारंटी दी है और अमित शाह ने मोदी की गारंटी दी है। मोदी ही थे, मोदी ही है, मोदी ही रहेंगे। सिर्फ दिल्ली में 400 पार करेंगे इतना ही नहीं, विधानसभा में भी भारी बहुमत से एनडीए की सरकारें बनेगी और ये शाहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। बीजेपी के संविधान में नहीं लिखी 75 साल की बात, ये क्लियर कर दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। तो उन नेताओं का नाम लेकर जो कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट मोड में पीएम मोदी को लेकर हैं, उनकी शंका कितनी जायज है? मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। इंडिया अलायंस के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है, उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव के लिए बीजेपी ने 70 साल से ज्यादा उम्र के 14 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिनमें सबसे उम्रदराज 80 साल के उम्मीदवार थे। यही नहीं, वर्तमान लोकसभा में बीजेपी के 56 ऐसे सांसद हैं जो 70 साल से ज्यादा उम्र को पार कर चुके हैं और अब की बार भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए शनिवार शाम 6 बजे प्रचार का सियासी शोर थम गया है। सोमवार को 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होना है। यूपी की 13 सीटें हैं जिस पर वोटिंग होनी है, तो 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होना है। प्रत्याशियों की किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया है और जनता को लुभाने के लिए तमाम वादे दावे किए गए हैं। कल चौथे चरण की फाइट, माहौल पूरी तरीके से टाइट है, जनता तैयार है और नेताओं ने खूब जोर लगाया है प्रचार प्रसार में। अलवर से खबर आपको देंगे। अलवर में सरकारी टीचर पिता की नौकरी और संपत्ति हथियाने के लिए बेटे और बहू की खौफनाक वारदात सामने आई है। बेटे ने इसके लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर पिता को जान से मारने का प्रयास किया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नौकरी की चाह, बेटे ने किया वार, संपत्ति का लालच, पिता पर अत्याचार। अनुकंपात्मक नौकरी की ऐसी चाहत कि बाप को भी नहीं बख्शा। अलवर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला यह मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने टीचर पिता की हत्या करने का प्रयास किया। आरोपी बेटा अपने पिता की हत्या कर उसकी जगह पर अनुकंपात्मक नौकरी और संपत्ति हासिल करना चाहता था। इसके लिए बेटे और बहू दोनों ने मिलकर पिता को इस कदर टॉर्चर किया कि वो कांपने लगे। दोनों ने मिलकर उसे बुरी तरह पीटा और गाड़ी में बंधक बनाकर पूरे शहर में घुमाया और गाड़ी में भी उसके साथ मारपीट की। लेकिन टीचर के बड़े भाई को पता लगने के बाद इस बेटे के मंसूबों पर पानी फिर गया। मेरे साथ मारपीट की, बोर्डिंग पे ये जो भी मेरे गाँव को क्यों मारपीट की? मारपीट क्यों की? वैसे ही उसको मूड, हाँ पैसा मांग रहा था, पैसे दे दिए उसको। अच्छा, उसके बाद उसने मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने मामले में पीड़ित पिता की शिकायत दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच जारी है। अराजी विहार थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्कूल व्याख्याता निरंजन लाल शर्मा जी, जो मालवीय नगर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने बेटे अंकित और बहू पूजा के खिलाफ रिपोर्ट दी है कि इन्होंने पोते की बीमारी का बहाना करके इनको अपने घर पे बुलाया और फिर बंधक बना के इनको मारपीट करी और हाथ पैर बांध के और गाड़ी में लेके इनको घूमते रहे। और इन्होंने
परिजनों को किसी तरीके से सूचना दी और रात को परिजनों ने आके छोड़ा। कुछ दिन पहले ही दोनों आरोपियों ने टीचर के पिता यानी अपने दादा के साथ भी मारपीट की थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। देखना यह होगा कि ये दोनों आरोपी कब तक गिरफ्तार होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और इधर पीएम मोदी को सार्वजनिक डिबेट का चैलेंज देना खुद राहुल गांधी पर ही भारी पड़ गया है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने जब राहुल गांधी के पीएम को दिए चैलेंज का समर्थन किया तो बीजेपी ने राहुल गांधी और पाकिस्तान के संबंधों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। बाजार में मोहब्बत की दुकान लाए हैं राहुल जी। पीएम मोदी को चैलेंज खुद राहुल पर भारी। पाकिस्तान के साथ यारी कांग्रेस को पड़ेगी भारी। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस को पाकिस्तान का साथ। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है, जिसमें पीएम मोदी को सार्वजनिक डिबेट का चैलेंज देकर राहुल गांधी ने आग में घी डालने का काम कर दिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को डिबेट का चैलेंज देते हुए चिट्ठी लिखी और कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रमुख दलों का एक मंच से अपना विजन देश के समक्ष रखना एक सकारात्मक पहल होगी। कांग्रेस इस पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करती है और देश के प्रधानमंत्री से भी इस संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करता हूँ। वहीं बिना देरी किए हुए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी के पीएम मोदी को दिए चैलेंज का समर्थन कर दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लुत्फ तो अब आएगा, मोदी जी क्या राहुल गांधी का चैलेंज कबूल करेंगे? लाइव डिबेट का चैलेंज। मेरा मानना है कि मोदी जी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को दिया चैलेंज खुद राहुल गांधी पर ही भारी पड़ गया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और जोरदार हमला बोला। अगर पाकिस्तान के मंत्री ट्वीट करे और कहे कि नहीं राहुल गांधी चुनकर आने चाहिए, वो बहुत अच्छे नेता है, तो इसका मतलब यह है कि मोदी जी चुनकर आएंगे तो भारत में जश्न होगा, पाकिस्तान में तो नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी अगर गलती से चुनकर आ गए तो जश्न कहाँ होगा? तो पाकिस्तान में होगा। और आप कहते हो पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अरे पाकिस्तान दाने दाने के लिए तरस रहा है, जैसे कांग्रेस एक एक सीट के लिए तरस रही है। वहीं बीजेपी सांसद और युवा नेता तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी कौन है जो पीएम मोदी उनसे बहस करे? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पीएम उम्मीदवार भी नहीं है। इंडिया गठबंधन की तो बात ही छोड़ दें, पहले राहुल खुद को कांग्रेस का पीएम उम्मीदवार घोषित करवाएं और फिर पीएम को बहस के लिए आमंत्रित करें। तब तक बीजेपी प्रवक्ताओं से ही बहस करें। वहीं बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और कांग्रेस पर मुद्दों से भागने का आरोप लगाया। राहुल गांधी जी किस हैसियत से पूछ रहे हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं या इंडी गठबंधन के चेयरमैन हैं? आप हैं क्या भाई? एक सांसद हैं। जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से अपने सो कॉल्ड गढ़ में चुनाव लड़ सके, वो डिंगे ना ही हाके तो बेहतर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया और नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। भगवान बद्री विशाल के कपाट पूरे विधि विधान के साथ 6 महीने के लिए भक्तों के लिए आज खोल दिए गए हैं और कपाट खुलने के समय करीब 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। अगले 6 महीनों तक भक्त यहां भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। बताते चले कि शुक्रवार को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे और भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के भी कपाट खुल चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। कपाट खुल गया, मूर्ति सरसब जी चकाचक है, बिल्कुल बड़ा सुंदर से, और बड़ा मंगल बरस रहा था जब कपाट खुल रहे थे।
भगवान चकाचक घी में लबालब है, जैसा चाहते थे वैसा मिला हमें। आज मूर्तियां सुंदर मिली हैं। और अब फटाफट रुक कर लेते हैं चुनावी टॉप 10।